तो मैं एक बार आपको जल्दी से रिवाइज कराता हूँ, साथ साथ करता हूँ। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन हम चैप्टर पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फोर्स कहें किसे। तो मैंने कहा था कि पुल और पुश ही है फोर्स, नथिंग एल्स। पुल होगा या पुश होगा फोर्स में, और फोर्स के कारण से हम इतनी सारी चीज़ें एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे हम एक रेस्ट में ऑब्जेक्ट तो उसको मूवमेंट में ला सकते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट वी चेंज इट इन मूवमेंट, और अगर कोई मूवमेंट में है तो उसको रेस्ट में कर सकते हैं। वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज, और शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का बाय फोर्स। ओके, देन वी स्टडी दैट फोर्स इज ऑफ टू टाइप, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स के तीन चीज़ें पढ़ी थी हमने कि बैलेंस फोर्स में क्या है कि रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स जो होता है वो जीरो होता है। रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स जीरो होता है। साथ साथ हमें ये भी नोट करना है कि रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड फोर्स जीरो होने के साथ साथ यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट होता है करने के लिए। ये जो रिजल्टेंट लग रहा है ये एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, सब पे नहीं लग रहा। मतलब यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स इज जीरो, और मैंने करके भी दिखाया था 10 न्यूटन और 10 न्यूटन है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो आएगा। सेकंड थिंग इज दैट कि ये जो बैलेंस फोर्स है ये स्टेट में कोई चेंज नहीं करता किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट में कोई चेंज नहीं करता। उसके शेप और साइज में चेंज कर सकता है। जैसे एक बलून का हमने प्रेस किया दोनों तरफ से, तो उसका शेप और साइज चेंज हो सकता है, बट उसका एग्जैक्टली जो स्टेट है, जो सेंट्रल पोजीशन है, वो वही की वहीं रहेगी। फिर अनबैलेंस फोर्स बताया था। अनबैलेंस फोर्स में बताया था कि रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, रिजल्टेंट फोर्स इज ग्रेटर देन जीरो, और इस कारण से ऑब्जेक्ट मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। और अनबैलेंस फोर्स में हमने ये सारे एग्जाम्पल्स किए थे। ये अनबैलेंस फोर्स के सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम मोशन से रेस्ट में ला रहे हैं, रेस्ट से मोशन में ला रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, शेप या साइज चेंज कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का। ओके, इसके बाद मैंने बताया कि लॉज ऑफ मोशन गैलीली का सिद्धांत था बेसिकली, बट वो इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या किसी कारणवश वो डिसर्टेशन यानी साइंटिस्ट के सामने प्रेजेंट ही कर पाए अपने आप को। फिर न्यूटन ने उनकी लैब से ये 3 लॉ ऑफ मोशन दिए अपने नेम पे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये 3 फिर बाद में दिए उन्होंने। पहले लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा? पहले लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, व्हाट आई सेड इन द लास्ट क्लास, लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया 2 होता है, लॉ इनर्शिया एट रेस्ट और इनर्शिया एट मोशन। हर ऑब्जेक्ट के साथ होता है ये, या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। इसके अलावा कोई तीसरी पोजीशन हो सकती है? एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, तीसरी पोजीशन नहीं हो सकती, है ना। तो फर्स्ट में ये बहुत क्लियरली लिखा था मैंने इस स्टेटमेंट में, हर चीज आ रही है। एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन भी कौन सा, स्ट्रेट लाइन वाला मोशन है, क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उसकी मोशन। और वो हमेशा रेस्ट में रहेगा या फिर मोशन में रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स यानी अप्लाइंग फोर्स बाहर से जो लगाई जा रही है वो जीरो है, यानी उससे बाहर से कोई फोर्स एक्स्ट्रा नहीं लगाई जा रही किसी भी डायरेक्शन से, तब तक वो उसी स्टेट पे रहेगा, रेस्ट पे या फिर मोशन में। तो इसको हमने बाद में कह दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया में ये बताया मैंने कि हर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है कि वो चेंज करता है, वो अपने पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है और चाहता है कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, है ना, कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, ये चाहता है। तो इनर्शिया क्या है? उसकी पोजीशन का जो स्टेट है उसे हम कह रहे हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया 2 तरह से हो सकता है, या तो रेस्ट या फिर मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। और इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, अगर ऑब्जेक्ट का मास कम है तो इनर्शिया कम होगा। तो इसे हम कह रहे हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके बाद हमने फिर एग्जाम्पल किए थे। एग्जाम्पल क्या किए थे लॉ ऑफ इनर्शिया में?
हाँ ये लिखा है मैंने। एक पर्सन है बस में, ठीक है, एक पर्सन है बस में, तो बस जो है वो अभी स्टॉप पोजीशन पे है, तो बस भी रेस्ट पे है और पर्सन भी रेस्ट पे है, दोनों ही रेस्ट पे हैं। बस रेस्ट से मूवमेंट पे आई, पर्सन की बॉडी रेस्ट में है और वो भी मूवमेंट में आई। क्या होगा कि जब बस मूव कर रही है तो पर्सन की बॉडी का निचला हिस्सा यानी उसके फुट जो है वो मूवमेंट में आए, जबकि उसकी बॉडी रेस्ट में ही रही। रेस्ट में रहने के कारण से उसका जो बैक वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो अप हो रहा है कि हाँ वो सपोर्ट ले रहा है। मतलब ये जो कशन आप देते हैं ना, बाइक जो कार चलाते हैं तो हेड के साइड पे कशन बना होता है ऐसे, वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि भाई आगे की तरफ अचानक से मूवमेंट हो सीट के ऊपर ये, तो उसके गर्दन पे कोई इफेक्ट ना पड़े अचानक से, क्योंकि स्पीड पिकअप ज़्यादा होती है ना इनमें। या फिर कार आपकी स्लो मोशन में चल रही है और पीछे से किसी ने उसको हिट किया, तो पीछे से हिट करने का मतलब क्या होगा? आपकी बॉडी अचानक से मूव करेगी, जबकि गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा यानी सर जो है वो इतनी जल्दी मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होगा या इनर्शिया ऑफ स्लो मोशन में होगा, तो फिर वो पीछे हिट करेगा तो उसकी गर्दन पे चोट लग सकती है, इसलिए ये लगाया जाता है। ओके, देन सेकंड कंडीशन इज दैट कि बस मूव कर रही है, पर्सन भी मूव कर रहा है, बस ने ब्रेक लगाया, तो उसके लेग्स जो हैं बस के साथ साथ रुकेंगे लेकिन बॉडी नहीं रुकेगी, इसलिए वो आगे की तरफ झुकेगी। तो सेकंड में कंडीशन में ये है, फॉरवर्ड वाला कंडीशन में, ठीक है। फिर इस वाले में क्या बताया है? क्लोथ्स जो हैं आप उसको जेंटली जर्क करते हैं, जब उसको सुखाना होता है तो आप जर्क करते हैं जेंटली, तो क्लोथ्स के बीच में वाटर जो है वो फंसा हुआ होता है जब उसका आप जर्क करते हैं। पहले क्या है कि क्लोथ भी रेस्ट पे है और वाटर भी रेस्ट पे है, आपने क्लोथ को मूव किया, जेंटली मूव किया वाया जर्क, तो क्लोथ मूव हुआ, लेकिन वाटर क्योंकि रेस्ट में है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, वो इनर्शिया ऑफ मोशन में नहीं आया, इस कारण से पानी अलग हो गया, और पानी अलग हो गया इस कारण से क्लोथ जो है वो जल्दी ड्राई अप हो गए। ओके, यू गॉट द थिंग और नॉट? और यहाँ पे कैरम बोर्ड का मैंने एग्जांपल दिया था, स्ट्राइकर ने हिट किया नीचे क्वीन को, जब हिट किया तो सिर्फ क्वीन मूव हो रही है अगर एग्जैक्टली सेंटर पोजीशन पे हिट कर रहे हैं, तो बाकी सारे क्वाइन जो स्टैक्स हैं वो सारे उसकी पोजीशन ले रहे हैं, क्वीन की पोजीशन ले रहे हैं, और उनमें कोई अलग मूवमेंट नहीं है, क्योंकि वो सारे रेस्ट पे थे और रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं, वो रजिस्ट कर रहे हैं अपने मूवमेंट को जब तक एक्सटर्नल फोर्स उनको ना लगे। डू गेट द आइडिया ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? कोई डिफिकल्टी अब तक यहाँ तक? सो मैंने यहाँ पे पहले एग्जांपल्स बता दिए थे, क्योंकि ये मैंने स्टेटमेंट कराई, फिर मैंने आपको एग्जांपल करा दिए, और सेम यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट रेजिस्ट टू गेट डिस्टर्ब इट स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं कि इनर्शिया जो है ना वो लिविंग और नॉन लिविंग को अलग अलग ऑक्युपाई करता है फिजिक्स। ये नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं हम, लिविंग की बात नहीं कर रहे। जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी मूवमेंट हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें टूट रही हैं, और ऑक्सीजन लिया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, बहुत सारे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो ये नॉन लिविंग के लिए अप्लाई होता है ये जो कंटेंट है फिजिक्स का, जो भी है फिनोमेना। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मोमेंटम। मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, तो आप उसको कैसे जानेंगे कि ये ज़्यादा अधिक मोशन में है या कम अधिक मोशन में है, कैसे पहचानेंगे? तो ये मोमेंटम से ही पता लगता है कि वो कितने अधिक मोशन में है, मतलब किसके पास ज़्यादा एनर्जी है। एक व्हीकल है, सेम मास है, दूसरा व्हीकल है उसका भी सेम मास है, दोनों व्हीकल का सेम मास है, एक की स्पीड ज़्यादा है यानी वेलोसिटी ज़्यादा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और दूसरे की वेलोसिटी कम है। हम कहेंगे दोनों मोशन में है, लेकिन पावर किस में ज़्यादा है? जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है ना। एक बुलेट है उसका मास कम है, लेकिन उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो हिट तो करे, वो आर पार भी कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, है ना।
तो ये मोमेंटम बताता है पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? किसी भी मोमेंटम, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। उसका मास और वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मोमेंटम इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोमेंटम। इसको हम छोटे पी से कैलकुलेट करते हैं। मास के लिए मैंने m लिख दिया और वेलोसिटी के लिए v लिख दिया। मास के लिए m लिख दिया। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, SI यूनिट की बात करूं, तो मास को हम किस में कैलकुलेट करते हैं? kg में, और इसको करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई? SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज बेसिकली kg मीटर पर सेकंड। यही हो गया ना SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, kg मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम हो गया, ठीक है। अगर मैंने कहा कि एक स्टोन है, एग्जांपल के लिए देखो, मैंने हिट किया एक स्टोन से या पेबल से किसी पर्सन को। अब पर्सन को हिट किया तो देखो स्टोन का मास कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। इस कारण से इसका मोमेंटम ज़्यादा है, ठीक है। एक बुलेट के केस में भी यही होता है, स्टोन और बुलेट के केस। हाँ, मैं अब दोबारा बताता हूँ। देखो, द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम कैसे आया, मीटर पर सेकंड आया कैसे, ये बता दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने बताया कि मोमेंटम हर ऑब्जेक्ट का डिपेंड करता है किस पे? मास। और जैसे मैंने कहा यहाँ पर आपसे कि ये हमारा मोमेंटम है, ये डिपेंड करता है किसी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, और ये सेमली डिपेंड करता है किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के ऊपर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ रहा है तो वी कैन से दैट मोमेंटम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम ऑल्सो इंक्रीजिंग। मैं ये कह रहा हूं कि किसी दो ऑब्जेक्ट का मास सेम है लेकिन उनमें से किसी एक की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो अगेन मैं कह सकता हूं कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमें याद रखना है और ध्यान रखना है। और इसी के बेस पे मैं कह सकता हूं कि स्टोन और बुलेट में इनका मास कम होता है, स्टोन का वेलोसिटी बुलेट से कम होता है। मान लो मैं ये बुलेट का लिखूं तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है ना। हाँ, मास स्टोन का ज़्यादा होता है, सही। मास यहाँ पे मास जो है स्टोन का, मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ और क्लियर रहेगा। स्टोन और बुलेट का एग्जांपल देख लेते हैं। स्टोन की अगर मैं बात करूं तो इसका मास ज़्यादा होता है, वेलोसिटी कम होती है। अगर मैं बुलेट की बात करूं तो इसका मास कम होगा और वेलोसिटी एक्स्ट्रा यानी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस कारण से इनके मोमेंटम में फ़र्क आएगा। तो मोमेंटम में अगर डिफरेंस आपको देखना है या समझना है तो वो डिपेंड करता है उनकी मास और उसकी वेलोसिटी के ऊपर, उसके मास और उनकी वेलोसिटी के ऊपर कि वो हाँ, मैं आपको बताऊं, जब तक हमें कोई वो ना दिया जाए, वैल्यूज ना दिया जाए उस तब तक हम बता नहीं सकते कि किसकी ज़्यादा किसकी कम है। हम बस कंपेयर करके कह सकते हैं कि हाँ इसका मास इसके कंपेयर से कम था, इसका वेलोसिटी इससे कंपेयर से ज़्यादा है। लेकिन हाँ, जनरली देखा जाए तो बुलेट का मोमेंटम ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी एक्स्ट्रा यानी बहुत ज़्यादा होती है। उसकी 10 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड होगा, इसका तो ज़्यादा होगा, है ना। हाँ, इसका ज़्यादा होगा तो इसका ऐसा होगा। तो ये डिपेंड करता है इनके मास और वेलोसिटी के ऊपर, सेम ऐसे ही मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, रोड एक्सीडेंट हुआ एक,
एक रोड एक्सीडेंट में एक व्हीकल है यहाँ पर, दूसरे व्हीकल ने इसको हिट किया, दूसरे व्हीकल ने हिट किया जिसका मास कम था और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी। इसका मास ज़्यादा है बट ये खड़ा था, इसकी वेलोसिटी जीरो थी, इसकी वेलोसिटी जीरो थी। तो अब बताओ कि अब जो इसको हिट किया, इसको जब हिट किया तो मोमेंटम किसका ज़्यादा था, इसका या इसका? जिसने हिट किया इसकी वेलोसिटी एक्स्ट्रा थी, बहुत ज़्यादा थी, मान लो 120 पे थी, 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे थी, इसने हिट किया, लेकिन इसका मास ज़्यादा है। इसका मास ज़्यादा होने के कारण से इसके पे इतना फर्क नहीं आया, जबकि ये पूरा इसके साथ चिपक गया। समझ में आया? तो इसीलिए एक लिखा होता है ना, ट्रक के पीछे एक रॉड होती है और रॉड पे लिखा होता है कीप डिस्टेंस, कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर इस ट्रक व्हीकल में ब्रेक लगाते हैं तो पिछला व्यक्ति इसके अंदर हिट करके ना घुसे। और हाईवे पे जब आप नेशनल हाईवे पे हैं तो वहां लिखा होता है कि आप 100 to 150 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करके रखें एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल के बीच में, एक व्हीकल से, एक वैगन से दूसरे वैगन के बीच में 150 या 100 मीटर की दूरी मेंटेन करके रखें। क्योंकि इन केस अगर ये ब्रेक लगाता है तो हम चल रहे हैं 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, है ना, ये ब्रेक लगाता है तो अचानक से क्या होगा कि इतनी जल्दी वो टाइम नहीं लगेगा और इसमें आके हिट कर जाएगा वो। इसीलिए लिखा होता है 100 to 150 मीटर की का डिस्टेंस दो व्हीकल्स के बीच में होना चाहिए, क्योंकि स्पीड वहां पे ज्यादा है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ज्यादा है। अब दोनों का मास अगर सेम है फिर भी वो पीछे वाले का मोमेंटम इतना ज़्यादा होगा कि वो आगे वाले को हिट कर देगा, कम समय में वो मोमेंटम को रोक नहीं पाएगा, रेस्ट पे नहीं ला पाएगा ऑब्जेक्ट को, और डिस्टेंस भी कम है। और क्योंकि हमें लेन में चलना होता है, लेन भी हम डिफर नहीं कर सकते बार बार, इसलिए लिखा होता है ये। ठीक है, आपने देखा होगा, मैं एक ट्रेन का कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। ट्रेन में क्या होता है, जैसे ये ट्रेन चल रही है आपकी, बाकी इसके साथ डिब्बे जुड़े हुए हैं, सामने से एक ट्रेन आ रही है, इसकी स्पीड थोड़ी कम है, मास दोनों का सेम है, इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम है और इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। आप इमेजिन नहीं करोगे कि अगर सामने इसको हिट होता है, सामने इनको हिट होता है तो ये इस ट्रेन का जो वैगन्स है और डब्बा जो है वो इसकी ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। कभी आपने देखा होगा रोड एक्सीडेंट, ये जो ट्रैक एक्सीडेंट हुआ, तो आपने देखा होगा इन पिक्चर्स की डिब्बे के ऊपर डिब्बा चढ़ चुका है पूरा। उसमें लिखा आता है कि 4 से 5 वैगन्स जो हैं, डिब्बे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। मतलब सबसे ज्यादा नुकसान इन 4-5 डिब्बों को हुआ जो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। डू यू गेट द आइडिया कि मोमेंटम कितना डिपेंड, मास और वेलोसिटी पे कितना डिपेंड करता है और किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। सेम ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आपके एग्जाम में। नहीं, ऐसा लग नहीं रहा, बट मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। हाँ, नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि इन दोनों का मास, इधर इस वाली ट्रेन का और इस वाली ट्रेन का मास सेम है, बट इसकी वेलोसिटी बहुत कम है। देखो ना, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी एक फैक्टर है जो मोमेंटम को ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, कि मोमेंटम को बढ़ाने का काम मेरा अधिक है, मेरा अधिक है मोमेंटम को। अब मैंने आपसे एक एग्जांपल और कर लूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ट्रक लिया है, इसका मास तो वाकई में ज़्यादा है, लेकिन वेलोसिटी इसकी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। और यहाँ मैंने एक व्हीकल लिया, 2 व्हीलर लिया, बाईसाइकिल ली यहाँ पर, चलिए अब ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, बट इसका मास जो है ना वो कम है। अब आमने सामने इनकी टक्कर हो गई, इन केस, हाँ, इन केस आपने आमने सामने टक्कर कर दी, ट्रक तो 2 मीटर पर सेकंड पे चलता रहेगा, इसको कोई वो नहीं है। लेकिन ये जब साइकिल इससे 20 मीटर तक छोड़ो
20 किलोमीटर पर आवर से भी अगर टक्कर होगी ना इसके ऊपर, तो साइकिल क्योंकि मास कम है तो इसमें पिचक जाएगा पूरा। हाँ, ट्रक तो उतने पे ही चलता रहेगा, ये इसमें चिपक जाएगा, ये पूरा मतलब चकनाचूर हो जाएगा। तो यहाँ पे मास उसको ज्यादा फॉरवर्ड कर रहा है, मास पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। हाँ, ये आपको एग्जाम में गिवन होगा कि इसका मोमेंटम बताइए, इसका मोमेंटम बताइए, और फिर मैं आगे जो करा रहा हूँ ना वो बता रहा हूँ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम में क्या होगा कि अगर दो व्हीकल्स आपस में टकरा रहे हैं और दोनों फिर आपस में मूव भी कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में या फिर एंगुलर डायरेक्शन में, तो फिर वो कितना कितना मूव करेंगे। अगर उनकी इनिशियल मोमेंटम इतना है, फाइनल मोमेंटम कितना होगा उन दोनों का, फिर ऐसे ही क्वेश्चंस हैं आगे। इसीलिए मैं ये अच्छे से आपको टाइम दे रहा हूँ इसके ऊपर, मोमेंटम के ऊपर, कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, और जो जो साथ साथ चल रहा है ना, फिर यही आगे काम आएगा। ठीक है, तो फाइनली आपको ये समझ में आ गया कि मोमेंटम इज बेसिकली मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। इसका ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to applied force, applied unbalanced force in the direction of force. इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बेसिकली मैंने मान लिया कि ये मेरे पास है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास जो है वो m है, ओके, और ये है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक ऐसे ही ये फाइनल वेलोसिटी होगी। ओके, देन मास इज m, इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। तो इसके हिसाब से अगर मैं कहूं कि मुझे इनिशियल मोमेंटम बताइए, इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m इंटू यू, यानी P1 इज इक्वल टू m इंटू यू। ओके, देन अगर मैं कहूं कि फाइनल मोमेंटम बताइए, फाइनल मोमेंटम P2 इज इक्वल टू m इंटू v। ओके, मैंने अब कहा आपसे कि आप मुझे बताइए चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। ओके, फाइनल मोमेंटम यानी P2 माइनस P1। तो P2 माइनस P1 क्या आएगा? P2 माइनस P1 क्या आने वाला है? mv माइनस mu, जिसे हम कह सकते हैं mv माइनस u, ये तो कह सकता हूं। क्या आपको क्लियर है ये चेंज इन मोमेंटम? ये P1 का मतलब इनिशियल मोमेंटम, P2 मतलब फाइनल मोमेंटम, और मैंने कहा चेंज इन मोमेंटम क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है ना चेंज इन मोमेंटम। सिर्फ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं कि चेंज इन मोमेंटम है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, फिर मैं अब कह रहा हूं कि चेंज इन मोमेंटम हमने निकाल लिया।
हाँ बताइए। हाँ, इनिशियल मोमेंटम p1, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ तब तक आप नोट कर लीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक होता है बैलेंस फोर्स, जिसमें एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों तरफ से जो हमने फोर्स लगाया वो कैंसिल आउट हो रहा है, जीरो आ रहा है रिजल्टेंट। अनबैलेंस फोर्स में किसी एक का फोर्स जो है वो दूसरे वाले से ज़्यादा है, तो वो अनबैलेंस कर रहा है, ऑब्जेक्ट को मूव करा रहा है आगे की तरफ या पीछे की तरफ। वो फोर्स के बराबर है, इसलिए मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, फिर इनिशियल मोमेंटम p1 इज mu, फाइनल मोमेंटम p2 इज mv, चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल किया तो p2 माइनस p1, mv माइनस mu, तो फाइनली आ गया m, कॉमन लेने के बाद v माइनस u। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। चेंज इन मोमेंटम मैंने क्या बताया कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। p2 माइनस p1, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, चलें। चेंज इन मोमेंटम, अगर अब मैंने कहा आपसे कि मैंने बताया आपको चेंज इन मोमेंटम क्या बताया, m v माइनस u। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पे लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो अब मैं लिखूंगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, अगर ये है तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इस एग्जैक्टली इसके नीचे m v माइनस u अपॉन t आ जाएगा, क्योंकि रेट इज व्हाट, टाइम। हम टाइम के रिस्पेक्ट में रेट निकालेंगे। ठीक है, तो फिर फाइनली ये क्या हो जाएगा, m v माइनस u बाय t जो होता है वो a के बराबर होता है। हाँ, तो एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। जो हम कह रहे हैं ये है हमारे अनबैलेंस फोर्स के बराबर, अनबैलेंस फोर्स के बराबर है ये हमारा, अनबैलेंस फोर्स के बराबर। ये तो लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, जैसे ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये था, अभी जीरो था, आपने इधर से फोर्स लगाया, फोर्स की डायरेक्शन में जब मोमेंटम इसमें आया तो इसमें ये यहाँ पे था हमारा p1 था और यहाँ पे आया p2, और कितने टाइम में आया, इससे ये बन रहा है फोर्स, और अनबैलेंस फोर्स है ये, बैलेंस होता तो फिर तो जीरो ही होता दोनों का। ठीक है, और ये फॉर्मूला जो है ना, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, मैं इसको और थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला हमने अभी रिसेंटली लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, ये वाला v इज इक्वल टू u प्लस at, u प्लस at, ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा था 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये मोशन वाले चैप्टर के फॉर्मूले हैं। तो इसमें जो a आया है ना, पहले वाले इक्वेशन से जो a आया है वो कैसे आया है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सलरेशन। तो इस एक्सलरेशन वाली वैल्यू को यहाँ पे मैंने पुट किया है। तो किसी ऑब्जेक्ट का जैसे फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का मास हमने ले लिया इन केजी,
और एक्सलरेशन आपको पता है ये केजी, एक्सलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों को मतलब फोर्स की एग्जैक्टली यूनिट हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको हम कह सकते हैं न्यूटन, न्यूटन, ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं न्यूटन, या तो आप कहिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर कहिए न्यूटन। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं सात्विक, आर यू रेडी? सात्विक, हाँ आपको क्लियर है ये? हाँ मुझसे पूछो, साथ साथ मैं आपको बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि हाँ ये फॉर्मूला जो लिखवाया है ये प्रीवियस चैप्टर मोशन का है, v इक्वल टू, हाँ हाँ इक्वेशंस ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो पहली इक्वेशन है उसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए, जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सलरेशन। क्लियर है? सात्विक आर्य, रे, हाँ रे, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सलरेशन। ये मोशन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा, आपके उसमें एसआईपी वाले मॉड्यूल में। हाँ, तो इसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे को क्या आया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सलरेशन। मैं ये कह सकता हूँ ना यहाँ पर कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सलरेशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम इसको कह सकते हैं F इज इक्वल टू के यानी कांस्टेंट इंटू एम ए, और k की वैल्यू यहां पर है 1, इसलिए F इक्वल टू एम ए हमारा फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। ठीक है, जो भी अनबैलेंस फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं, के एक्चुअली कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब है कि जैसे हम कहते हैं ना, आपने अभी के कांस्टेंट कहाँ भी यूज किया, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी लेके आते हैं ना, प्रोपोर्शनैलिटी, तो प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये होता है कि फोर्स बढ़ेगा, मतलब मास बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ेगा, एक्सलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन बराबर नहीं है ये, समझ में आ रहा है? जब हम बराबर करते हैं तो इस कांस्टेंट को बराबर करने के लिए हमें कांस्टेंट की जरूरत होती है। ये साइन जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला है ना, इसको बराबर करने के लिए हमें साइन की जरूरत होती है, क्योंकि फोर्स बराबर नहीं है मास के, फोर्स एक्सलरेशन के बराबर नहीं है, लेकिन वो बराबर हो जा रहा है जब इन दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं तब। तो उस जब हम बराबर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो जो भी एनोमली है यानी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो वो कांस्टेंट के अंदर समाहित है, और इस केस में कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, इस केस में कांस्टेंट की वैल्यू 1 है। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत ही पसंदीदा है एग्जामिनर्स का, वो कहते हैं डिफाइन 1 न्यूटन। क्वेश्चन आएगा पेपर में, ऐसा कहेगा डिफाइन 1 न्यूटन, 1 न्यूटन को डिफाइन करिए। तो हमें पता है कि 1 न्यूटन क्या होता है। 1 न्यूटन क्या होता है, मान लो ये लिखा है मैंने न्यूटन, ठीक है, यहाँ 1 लिख दिया, 1 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मास इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलरेशन। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कैरी 1 kg mass with an acceleration of 1 meter per second square, then the force applied on this is 1 Newton. हाँ नहीं, ये इक्वेशन लिखने के साथ साथ उसको वर्ड्स में भी लिखना होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, when an acceleration
acceleration of 1 meter per second square is seen in a body of mass 1 kg, इसको वर्ड में लिखना होता है बेसिकली, of 1 kg, then the force applied on the body is said to be 1 Newton. हाँ, ये 1 मार्कर होता है और ये काफ़ी पसंदीदा होता है। बाद में बच्चे जब टाइम नहीं बचता ना तो सिर्फ इतना ही लिख देते हैं, तो इतना लिखने से 1 मार्क नहीं आएगा, वो हाफ मार्क ही देगा, इतना लिखने से। इसको इस तरीके से लिखना होता है, मतलब वर्ड में लिखना होता है। कई बार एग्जामिनर पूरा 1 नंबर भी दे देते हैं कि चलो कुछ तो लिखा है, क्योंकि उसके 100 नहीं आ रहे हैं। जब 100 आएगा ना तो फिर कहेगा पूरा अच्छे से लिखना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ, ये हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारा बना है F = ma, यही बना ना फॉर्मूला हमारा। अगर मैं इससे कहूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो आप डिराइव करिए, प्रूफ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ, प्रूफ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ, प्रूफ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ में क्या कह रहे थे? फर्स्ट लॉ में कंडीशन क्या थी? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, यही तो फर्स्ट। हेलो, हाँ बताइए। एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट टेंड्स टू बी इन रेस्ट टिल द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट, यही है ना, टिल द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो रेस्ट पे है कोई ऑब्जेक्ट तो उसका फोर्स क्या होगा? 0 होगा अप्लाइड फोर्स, ऊपर से बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा उसके ऊपर। तो अगर 0 होगा तो m = v - u / t, यही है ना, ठीक। और रेस्ट पे है तो इनिशियल कितना होगा उसका? 0 मीटर पर सेकेंड होगा। जब हम इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, u की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो पहले तो m v - 0 t तो इधर आके 0 हो गया, फिर mv आके 0 हो जाएगा, लास्ट में क्या आएगा? v = u आएगा, तो इससे क्या पता लग रहा है कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट पे था और लास्ट में भी वह रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 0 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इन रेस्ट टेंड्स टू बी इन रेस्ट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट, तो ये कंफर्म हो गया ना आपका ये फॉर्मूला बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट टेंड्स टू बी इन रेस्ट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट। तो एक्सटर्नल फोर्स हमने 0 रख दिया ऑलरेडी, इनिशियल वेलोसिटी में पता थी तो हमने कर दिया, तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में, हाँ मैं दोबारा ही करके बता देता हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट टेंड्स टू बी इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या है कि u = 0 मीटर पर सेकेंड, यही होगा रेस्ट में है तो, ठीक है। फिर हमें कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर 0 लगा रही है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स उसकी है ही नहीं, है ना। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि F = m v - u / t।
और एफ यहाँ पे 0 है तो यहाँ मैंने 0 लिख दिया, और एम मेरे को एम का मतलब मास, तो उसका मास ही है, उसमें कोई राय नहीं है, मतलब वैल्यू नहीं दे रखी उसकी। और v माइनस यू, v की जगह मैंने v रखा, u की जगह 0, और इसके नीचे t। जब ये इधर इधर जाएगा, इस तरफ को सॉल्व होके जाएगा ये वाला, तो यहाँ पर क्या होगा, t भी 0 हो जाएगा और m भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एग्जैक्टली सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। पहले t इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू एम v माइनस 0, ओके। फिर m इधर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, v माइनस 0। फिर लास्ट में क्या आएगा, v इक्वल टू 0। तो v इक्वल टू 0 जैसे ही आएगा तो आप कहोगे कि ये रेस्ट में है ना, और यहाँ पे भी ये रेस्ट में था। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट। यही तो कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना भेजी जा रही हो उसको ऊपर। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये लॉज हम लिविंग कंडीशन में नहीं, ये वैक्यूम में पढ़ रहे हैं, बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रही। और दूसरी बात ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। जब भी हम स्टडी करते हैं, मान लो आपकी मैं स्पीड निकाल रहा हूँ कि आप कितनी तेजी से बढ़ोगे, तो मैं आपको ना एक व्हीकल की तरह सोच के पढ़ रहा हूँ। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो ये v इक्वल टू 0, ये हालांकि ये मुझे बोलना नहीं चाहिए था, जैसे बोलूंगा तो फिर डिफर हो जाता है दिमाग हमारा। चलिए, ये रेस्ट का बता दिया मैंने। अब मैं कहूँ कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और उसका मास m है। u मान लीजिए कि 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है वो, और एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, 0 है, क्योंकि मैंने कहा कि बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लग रही। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो F इज इक्वल टू एम ए होता है। F 0 हो गया, M हमारे पास यही है, V माइनस U, U2 बाय T, यही है। एक बार T 0 हुआ, एक बार M 0 हुआ, तो लास्ट में क्या है, 0 इक्वल टू V माइनस 2, है ना, 0 इक्वल टू V माइनस 2 आया। तो V इक्वल टू कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैं क्या कह सकता हूँ, V इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड जैसी आया, तो मैंने कहा कि हमारा u और v दोनों सेम है। दोनों सेम है का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जिस मोशन में चल रहा था, जिस स्पीड से, वेलोसिटी से चल रहा था, उसी वेलोसिटी में वो चलता रहेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए तो वो उसी वेलोसिटी में चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सात्विक, आर यू गेटिंग द थिंग और नॉट? थोड़ा सा नया है तो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लिख के आपको सही से समझा सकूँ, ताकि आप जब एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको फ्लो बने, आप उसमें रुके नहीं। एनसीईआरटी, हैव यू रेड इट येट और नॉट? इससे पहले आपने पढ़ा है एनसीईआरटी? जहाँ तक मैंने कराया था वहाँ तक। कोई बात नहीं, अब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका फ्लो बनेगा, आप जल्दी से चीज़ों को समझ पाएंगे और जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने डिराइव कर लिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एनसीईआरटी में पेज नंबर, हाँ, अब पढ़ लीजिएगा। इनर्शिया भी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी यहाँ तक हमने करा दिया। तो हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट लॉ जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, और उस पर हमें एक्सटर्नल फोर्स 0 है, और सेकंड लॉ में क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम on an object is directly proportional to unbalanced force applied on an object। तो इसी के हिसाब से हमने ये किया, F इक्वल टू एम ए,
और when an acceleration of 1 meter per second square is seen in a body of mass 1 kg, then the force applied on the body is said to be in 1 Newton. ओके अब फिर मैंने ये आपको डिराइव करके बताया कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है. फिर मैं अब आपको बता रहा हूँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है. थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. राइटिंग मेरी अब आपको क्लियर हो रही होगी, थोड़ा सा तो इम्प्रूव किया ही है मैंने राइटिंग पैड पे. हाँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. बड़े ध्यान से करना, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है. लगता तो है कि हाँ बहुत आसान है, बट है कन्फ्यूज़न इसमें बहुत सारा. इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें आपको पॉइंट्स लिख रहा हूँ. पहला पॉइंट ये है, टू एवरी ऑब्जेक्ट देयर इज एन इक्वल n. हाँ, अभी बताता हूँ. हर ऑब्जेक्ट पे to every object there is an equal and opposite reaction. To every object there is equal and opposite reaction. Reaction act on two different objects. इसको मैं और भी सिंपल कर सकता हूं, एक सेकेंड. यहां पे कॉमा आएगा, यहां पर एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, मान लीजिए ये बोट है और यहां से कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे उतर रहा है. यहाँ से ऐसे करके जंप करके उतर रहा है आगे की तरफ. ठीक है, तो जो आगे की तरफ उतर रहा है, मान लीजिए इधर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया इसने आगे की तरफ उतरने के लिए, तो बोट भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा के पीछे की तरफ जा रही है. 2 न्यूटन का फोर्स लगा के पीछे की तरफ जा रही है. जैसे आप रन कर रहे हैं, अर्नव जो है वो रन कर रहा है, तो आगे की तरफ वो रन कर रहा है 10 न्यूटन, लेकिन उसके फुट पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं 10 न्यूटन, तभी वो आगे की तरफ जा रहा है. अगर मान लीजिए नीचे कोई ज़मीन ही नहीं है, तो क्या होगा, वो रन ही नहीं कर पाएगा. कैसे रन करेगा, मतलब वैक्यूम में है तो वो रन ही नहीं कर पाएगा. अगर आप जैसे मान लीजिए एरोप्लेन है हमारे पास, एक हवाई जहाज है, अगर यहाँ पे एयर ही नहीं है तो इसके फैन कैसे रन करेंगे, इसका फैन कैसे रन करेगा, ये बताइए. इसका फैन रन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो जब तक कोई भी एक्शन का जब तक रिएक्शन नहीं होगा उसके बैक एंड पे, उसके विपरीत साइड पे, तब तक वो रिएक्शन करेगा ही नहीं करेगा. और इस लॉ को हम ऐसे भी लिखते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. फॉर एवरी एक्शन, एक सेकंड मैं लिख लूं इसके बाद, देयर इज एन इक्वल एंड opposite reaction applied on two different object. जो कोई भी अगर एक्शन होता है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट पे. फर्स्ट लॉ में क्या था, एक ही ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, बस उनकी पोजीशन क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है. जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो है ना कनेक्टेड. यहाँ पे अर्नव स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है इसके. सेम ऐसे ये भी स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है. भाई इनको ऊपर जाना है तो नीचे एयर को फेंकना होगा ना, तभी ये लिफ्ट होगा. हाँ बताइए सात्विक,
डू यू गेट द थिंग और नॉट? हाँ, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट का ये है कि जो फोर्स लग रही है ना, एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट उसको अपोज कर रहा है, तभी ये रन कर पा रहा है। ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, एक प्लेटफॉर्म है, एक नाव अलग है। सेम ऐसे ही यहाँ पे रन कर रहे हैं तो आगे की तरफ एक ऑब्जेक्ट जा रहा है और पीछे की तरफ जो लैंड है या धरती है जिसपे वो पुश कर रहा है, वो हो गया दूसरा। हाँ हाँ। हम्म। नहीं नहीं नहीं, देखो, आप राइट और लेफ्ट लेग दोनों नहीं कर सकते। अगर आपको राइट लेग को पुश किया, आपने पीछे की तरफ पुश किया, तो आपकी बॉडी आगे की तरफ बढ़ रही है। राइट लेग लेग तो एक एक ही है, आपकी बॉडी आगे की तरफ बढ़ रही है क्योंकि आपने राइट लेग से पीछे की तरफ पुश किया। अब आगे की तरफ बढ़ रही है तो आपको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट लेग लगाया आपने। मान लो आप जंप कर रहे हो, आप दोनों लेग आपके जमीन पे खड़े, जमीन पे आप हैं, आपने जंप किया, जंप किया। तो जब आपने जंप किया तो दोनों लेग का इस्तेमाल किया, मानो दोनों लेग टुगेदर हैं, एक साथ हैं, दोनों लेग का इस्तेमाल किया, दोनों को पुश किया। तो फिर अगले स्टेज पे यानी अगले स्टेप पे आप दोनों एक साथ कर रहे हो, रख रहे हो, तो वो बैलेंस्ड है आपका। अगर मान लीजिए एक लेग से आपने करा, तो अगले स्टेप पे आप एक ही लेग रख के बैलेंस कर रहे हो या दूसरा भी लेग लगा रहे हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन वो दो अलग अलग चीजें नहीं है, वो एक ही है। मतलब एक, ये इस तरफ वाला एक है, ये जो चीज है वो एक है, और ये जो चीज है वो एक है, और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रही हैं। हाँ हाँ हाँ। वो ये बोट होगा, ये बोट होगा पीछे की तरफ। हाँ, या फर्श होगा या फिर ये बोट होगा, क्योंकि बोट का मास अधिक है और हमारा मास कम है, तो हम एक्सलरेशन हमारे में ज़्यादा इफेक्टिव होगी। उसके में मास अधिक है तो एक्सलरेशन उसकी कम इफेक्टिव होगी। डू यू इमेजिन मैं क्या कह रहा हूँ? अगर यहाँ से एक आदमी उतर रहा है तो बोट हल्की सी दबेगी, अगर यहाँ से 10 आदमी एक साथ उतर रहे हैं तो बोट, जाहिर सी बात है, उसकी एक्सलरेशन के हिसाब से वो थोड़ा और ज़्यादा पीछे की तरफ डिप होगा। हाँ हाँ हाँ। यही तो हमें बैलेंस सिखाया जाता है कि जो रास्ता होता है ना निकलने और बैठने वाला, निकलने वाला, वो छोटा बनाया जाता है। अगर हम ऐसे पूरा एक यार्ड बना दें कि भाई एक साथ उतर जाओ एक साथ चढ़ जाओ, तो उसको बैलेंस करने के लिए पीछे कबर्ड होगा या इंजन होगा या कुछ तो होगा, इसलिए छोटा बनाया जाता है कि भाई एक आदमी जाए एक आदमी चढ़े, ताकि वो बैलेंस बना रहे। नीचे की तरफ क्योंकि यहाँ वाटर है तो वो जो एनर्जी है या जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है चारों तरफ, लेकिन है वो पीछे की तरफ ही। एक ये पैरेलल लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन में ही काम हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में ही काम हो रहा है। और बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है ये टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। और फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन में क्या था, उसमें वहां पे एक ही ऑब्जेक्ट था जिसपे पुल और जिसपे काम हो रहा था, या तो रेस्ट में था या मोशन में था, बाहर कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। ये चीज़ का ध्यान रखना है। कई बार फर्स्ट और थर्ड में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और किसका क्या लिख देते हैं, किसी का क्या लिख देते हैं। और थर्ड लॉ में पहली बात तो आपने ये लिख ली, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर आपने ये लिखना है कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, पहले तो ये थर्ड लॉ के कुछ चीज़ें हैं। पहला लिख दिया कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए,
ठीक है। दूसरा लिख दिया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल, वो इक्वल होगा, इधर भी और इधर भी दोनों इक्वल होगा, 2 न्यूटन और इधर भी 2 न्यूटन, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हाँ ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है हमें। अब इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। इसका एग्जांपल तो सिंपल, आपने एक तो देख ही लिया, अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन अ बुलेट एंड रिकॉइल ऑफ गन। फॉरवर्ड फोर्स ऑन अ बुलेट, जब बुलेट को हम थ्रो कर रहे हैं या बुलेट को हम स्टिक कर रहे हैं तो क्या होगा, फॉरवर्ड बुलेट आगे की तरफ जाएगी और गन का जो बेट है या गन का जो हिस्सा है वो रिकॉइल होगा पीछे की तरफ। ये एनसीईआरटी में एग्जांपल भी है कि ये हमारे पास एक गन है, ये हमारे पास एक गन है, यहाँ ट्रिगर है और हमने यहाँ से ऐसे पिस्टल लगाया, बुलेट आगे की तरफ जा रही है और गन जो है वो पीछे की तरफ पुश हो रही है, गन जो है वो पीछे की तरफ पुश हो रही है। तो ये यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल, रिकॉइल ऑफ द गन, रिकॉइल ऑफ द गन, रिकॉइल का मतलब होता है वो पीछे की तरफ जाना, उसको बैलेंस करना। बुलेट, ओके, ये हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रेशर है उसी को हम कह रहे हैं रिकॉइल ऑफ गन। यहाँ वर्ड नया आ गया इसलिए थोड़ा सा लगता है। और कई बार क्या होता है, जो नया आदमी सीख रहा है तो वो बुलेट जैसे ही हिट करेगा तो क्या होगा, वो पीछे की तरफ झटका खा के गिर भी सकता है ना, झटका खा के पीछे गिर भी सकता है। हाँ, मिसाइल वाले कंडीशन में क्या होगा, देखो ये मिसाइल है मेरी, मैं ऊपर की तरफ भेज रहा हूँ इसको, रॉकेट को ऊपर भेज रहा हूँ, तो यहाँ जो इतना सारा वेपर और गैस जो निकलती है वो क्या करती है, ये आगे की तरफ और ये इसको पीछे की तरफ करता है और ये बैलेंस होती है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है दोनों ही केस में, तभी तो ये आगे जाएगा। हम्म, हाँ हाँ, इसका मास हुआ। हाँ, वो शुरू में आपको मैंने मोमेंटम में बताया ना कि जो मोमेंटम आगे बुलेट में है, सेम मोमेंटम इस गन के रिकॉइल में भी है, बट बुलेट का मास कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है और वेलोसिटी कम है, तो वो एक दूसरे को इक्वलफाई करके नलीफाई कर रहा है और वो इतना ज़्यादा हमें मोमेंटम महसूस नहीं हो रहा क्योंकि मास उसका ज़्यादा है। दूसरा एग्जांपल तो आपने पहले ही मैंने बता दिया कि एज द सेलर जंप्स इन, सेलर जंप्स इन कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो उतर रहा है, तो फिर द बोट कहाँ मूव करेगी, बैकवर्ड। ये आपका है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें ध्यान रखने वाली बात है कि हाँ, जंप किया मतलब आगे की तरफ जंप करके उतरा, वो जंप ही है एक तरह से। जैसे ये जो बनाया है यहाँ पर जो गैप है, ये जो गैप है
इसको वो जंप से ही पार कर रहा है ना, नॉर्मल तो चल नहीं रहा, नॉर्मल तो हाँ इसलिए वो जंप कह दिया, या नॉर्मल भी कहेंगे तब भी बात वही आएगी, वॉक भी कहेंगे तब भी। हाँ। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। पानी में जब आप ऊपर से कूद रहे हैं, यानी प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे आप थे उसको आपने पहले पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश किया, तो फिर आपकी बॉडी आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं होता, सपोज यू आर इन एयर, तो आप कैसे जंप करते हैं? यू आर नॉट कनेक्टेड विथ, नहीं तो फिर अगर एयर में होते तो आप नीचे गिर रहे होते ना, तो आप किसको पुश करके आगे की तरफ बढ़ते? आपकी मोशन तो फिर आपके हाथ में नहीं रही ना, वो तो ग्रेविटी आप। हाँ, जब आपने प्लेटफॉर्म पे किक करके अब आप नीचे की तरफ पानी में गए, अब पहली बात तो उस वक्त क्या हुआ, प्लेटफॉर्म आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है, आप पहले ऑब्जेक्ट हो गए, अब पानी के अंदर आ गए आप, तो पानी जो है जिसको आप पुश कर रहे हो पीछे की तरफ और आप आगे की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक पानी एक आप, है ना? हाँ, दोनों 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 की पोजीशन भी चेंज हो रही है और ऑब्जेक्ट। हाँ, पहले वाले में प्लेटफॉर्म रहेगा, दूसरे वाले में वाटर रहेगा, पहला ऑब्जेक्ट तो आप ही हैं। ठीक है। अब आ रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मैं इसको आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बचा के रखना, ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये भी कहता है कि कोई चेंज नहीं हो रहा, जैसा है जितना है उतना ही रहेगा। कंजर्व का मतलब तो ये भी रहेगा ना, जैसे हाँ मान लो मेरे पास 20 बॉल्स हैं, तो मैंने कंजर्व करके रखा है, तो 20 की 20 ही रहेंगी, ये कम तो होंगी नहीं और ज़्यादा भी नहीं होंगी, कम तो होंगी नहीं और, हाँ इसका मतलब यही कह रहा हूं मैं कि जो आप आगे की तरफ गए या पीछे की तरफ गए, जो आप आगे की तरफ जा रहे हैं पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो इन दोनों का मोमेंटम कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड का मतलब ज्यादा और कम नहीं हो सकता दोनों का, ये हमेशा बराबर ही रहेगा। अगर आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो पीछे की तरफ जो चेंज इन मोमेंटम या फोर्स होगा वो बराबर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मास, किसी का मास अलग अलग हो सकता है, किसी की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, बट जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट यानी द प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड ऑब्जेक्ट, वो सेम ही रहेगा, वो दोनों का जो है वो सेम रहेगा। चेंज क्या होगा? डायरेक्शन, सिर्फ उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। रिजल्टेंट इज जीरो, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग होगी। जैसे ये 2 न्यूटन आगे की तरफ गया, तो आगे को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो पीछे वाले को हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा, अगर पीछे वाले को पॉजिटिव मानना हो तो आगे वाले को नेगेटिव मानना पड़ेगा। लेकिन इनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो आएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये थर्ड लॉ से कनेक्टेड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें कहता है व्हेन टू और मोर बॉडीज, व्हेन टू और मोर बॉडीज when two or more bodies act upon one another, act upon one another, one another, their total momentum remains constant और कंजर्व्ड। या तो कांस्टेंट होगा या फिर कंजर्व्ड होगा, प्रोवाइडेड, ये बात तो हमेशा याद रखनी पड़ेगी, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल
फोर्स आर एक्टिंग, हाँ, नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तभी होगा ऐसा। अगर बाहर की फोर्स लगेगी तब तो चेंज हो जाएगा, जब तो बदल जाएगी चीजें। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसका मतलब यही हुआ ना, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा हमेशा, चाहे वो कैसे भी हो, कंजर्व रहेगा और ऑपोजिट इन डायरेक्शन रहेगा, ऑपोजिट इन डायरेक्शन रहेगा। अब प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग, अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो मार्क्स कटेंगे, चांस नहीं, मार्क्स पक्का कटेंगे। इन केस अगर आप 80 प्लस जा रहे हैं, 90 प्लस जा रहे हैं तो पक्का कटेगा नंबर। अगर कोई बच्चा 30 नंबर पे है, 20 नंबर पे है 100 में से, तो टीचर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं, चलो ठीक है बच्चा पास हो जाए, नहीं समझे, वो ह्यूमैनिटी आ जाती है उसके सामने। बट वो गलत कर रहा है, मैं वो दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन हम जो आपको करा रहे हैं वो हम आपको अपर लेवल करा रहे हैं ना, तो अपर लेवल का मतलब है कि आप सारी चीज़ें लिखो उसके अंदर। बच्चे क्या लिखते हैं, बच्चे लिखेगा कि यहाँ पर उसने लिखना स्टार्ट किया और लिखते टाइम पे वो इतना लिखेगा, when two or more bodies act upon another then their total momentum remains constant। इतना ही लिखते हैं, मतलब मोर देन 70% 60% बच्चे यही लिखते हैं, इससे ज़्यादा आगे नहीं लिखते वो। हाँ, कांस्टेंट लिख दिया तब भी ठीक है, और कंजर्व नहीं लिखा तब भी ठीक है। बट ये जो आगे की लाइन आपने नहीं लिखी ना, ये आगे की लाइन जो आपने नहीं लिखी, ये वाली लाइन अगर आपने नहीं लिखी तो फिर गड़बड़ है। मतलब ये तो पूरा लॉ पूरा नहीं हो रहा ना, लॉ का मतलब ही नहीं रहा, फिर लॉ का बेटा कोई मतलब नहीं रहा, लॉ का कोई मतलब नहीं रहा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि पूरा लिखो इसको पूरा, और हर स्टेप में ऐसी है, चाहे पहले लॉ देख लो चाहे दूसरा लॉ देख लो, वो सिंगल लाइन नहीं है, वो कनेक्टेड है, वो रीजन है, डिपेंडेंट है किसी दूसरे चीज के ऊपर, वो सिंगल नहीं चल रहा, कभी भी कहीं भी नहीं चल रहा सिंगल। देखो ये फर्स्ट लॉ में भी ऐसे ही बताया मैंने, आखिरी में बताया, until it is compelled to change the state by applying force, external force, by आपने कोई फोर्स लगा दिया तो वो चेंज हो जाएगा, फिर लॉ का मतलब नहीं रहा। यानी लॉ हमेशा जो काम करेगा वो एक कांस्टेंट कंडीशन है उसकी, तभी वो काम करेगा। अगर वो कांस्टेंट कंडीशन नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगा। इसमें इनर्शिया में भी सेम ही है कि आपने बाहर से कोई चीज नहीं लगाया। मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, उस ऑब्जेक्ट में आपने मोमेंटम दे दिया है, वेलोसिटी दे दी, तो अब दूसरा कोई ऑब्जेक्ट उसे रोक नहीं रहा, जैसे एयर रोक नहीं रही, फ्रिक्शन उसे रोक नहीं रहा, पीछे की तरफ नहीं धक्का दे रहा, तब वो जाके सही आएगा, अन्यथा वो चेंज आएगा, अन्यथा वो बदल जाएगी, चीजें बदल जाएंगी। सब में ऐसा ही है, मतलब जिसको हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं ना, वो एक वैक्यूम में चल रही है चीजें, उस पर दूसरा कोई किसी का बस नहीं है, दूसरा कोई चीज का बस नहीं है, इसलिए वो लॉ है। अगर वो दूसरे किसी का बस पे चलेगा तो फिर प्रिंसिपल नहीं बना ना, वो सिद्धांत नहीं बना, वो फिर तोड़ मरोड़ के आप जस्टिफाइड नहीं हुए ना। साइंस और अलग सब्जेक्ट्स में ये अंतर है। जैसे मान लो आप कर रहे हो इंग्लिश का या हिंदी का पढ़ रहे हो, इंग्लिश का या हिंदी का पढ़ रहे हो, मैंने आपको कहा कि ऐसे लिखो काव के ऊपर, तो काव के ऊपर आप मिलियंस तरीके कैसे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन है, वेरिएंट है। लेकिन मैंने कहा न्यूटन फर्स्ट लॉ लिखना है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है कि जस्टिफाइड है और वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। साइंटिफिकली प्रूव्ड का मतलब क्या है, साइंटिफिकली प्रूफ का मतलब यह है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है उसको आप किसी भी स्पेस में कहीं भी उसकी कंडीशन के हिसाब से करके देखोगे तो वो सेम ही आएगा।
भाई सेब नीचे की तरफ ही गिरेगा, आप उसकी कंडीशन को मैच कर रखो कि अर्थ के ऊपर हैं आप, तो नीचे की तरफ ही गिरेगा। कहीं और भी होंगे, आप मून पे हैं कहीं भी, वहां भी नीचे की तरफ गिरेगा, टाइम डिफरेंस अलग हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी अलग है। तो लॉ का मतलब ये है कि वो हर जगह सेम रहेगा, जस्टिफाइड रहेगा, उसकी कंडीशन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो साइंस में जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, चाहे आप 5th क्लास से पढ़ रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी जस्टिफाइड हैं, मार्क्ड हैं, और सब कुछ मार्क्ड होने के बाद वो एक लॉ के रूप में यूज़ होती हैं हर जगह पे। और जहाँ भी आप अगर अपने से लिखने लग गए ना कि इसका तो ऐसे, इसका ऐसे कर देते हैं, तो फिर वो साइंस नहीं है, फिर वो आपका इंग्लिश आ जाएगा या फिर हिंदी आ जाएगा, एसएसटी आ जाएगा। एसएसटी में लॉ चेंज होते रहते हैं ना। कभी हमने कहा कि 18 साल से ऊपर वाले को ही हम फांसी की सजा देंगे, फिर हमने कहा नहीं 16 साल वाले को भी कर सकते हैं अगर वो हीनियस क्राइम में, यानी एक ऐसा संघन्य अपराध है, गलत अपराध है, तो उसको हम 16 साल वाले को भी कर सकते हैं। चेंज हो रहा है ना। यहाँ पर जो वेरीफाइड हो गया, इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो लेबोरेटरी टेस्टेड है, कंडीशन उसकी मेंटेन करने के बाद वो हमेशा सेम ही रहता है, वो इतनी आसानी से नहीं बदलेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। स्कूल में भी, क्लासेस में भी हम यही कहते रहते हैं बार बार कि इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। साइंस में जो है ना, वो आप कुछ भी नहीं लिख सकते, इसका एक कुछ प्रूफ्ड है वो ही लिखना पड़ेगा आप। ठीक है। इसके बाद वाले में हम जो है ये इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम के बारे में आगे फॉर्मुलेट करेंगे, क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा अधिक है, फिर आपको जल्दी जल्दी में कराऊंगा तो ये फिर क्लियर भी नहीं होगा। लेकिन इससे पहले जो आप इंडेक्स क्वेश्चंस हैं, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका पेज नंबर 118 पे देखिए एक बार आप, which of the following has more inertia। हाँ, पेज नंबर 118 मैं अब बता रहा हूं आपको पेज 1118 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब क्या है, मैंने आपको जो भी सिद्धांत थे या फॉर्मूले थे या वो थे, वो मैंने आपको पूरा लिख के सही से कराया। अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप क्वेश्चंस को खुद से करेंगे या देखेंगे, फिर मैं आपको ना हर क्वेश्चन को जस्टिफाइड करा दूंगा कि ये इस तरीके से लिखने से आपके नंबर बढ़ेंगे और ग्रेस करेंगे आप। तो पहला क्वेश्चन है, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज, किसके पास ज्यादा इनर्शिया है, रबर बॉल और स्टोन ऑफ द सेम साइज? बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। एक रबर बॉल है और स्टोन है, रबर बॉल है, स्टोन है, ठीक है। इसमें से इनर्शिया किसके पास ज्यादा है, मतलब कि हाँ, किसको हम आसानी से डिस्टर्ब कर सकते हैं, किसको हम आसानी से डिस्टर्ब नहीं कर सकते। रबर बॉल को हम आसानी से डिस्टर्ब कर सकते हैं, किस बेस पे आप कह रहे हैं? क्योंकि इसका मास जो है, इसका मास और इसका मास जो है, इसमें डिफरेंस ये है कि ये मास जो है रबर बॉल का कम है, स्टोन का ज्यादा है। ठीक है। अब हाँ, वो यही वाली प्रॉपर्टी बताइए मैंने आपको, लॉ ऑफ इनर्शिया में मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। एक बाईसाइकिल है और एक ट्रेन है। अब कोई ये कहेगा कि सर यहाँ पे बाईसाइकिल का और वेट और ट्रेन का वेट तो दिया नहीं है। लेट अस सपोज बाईसाइकिल ही 2-4 टन की हो, नहीं? हाँ, क्या चीज? हाँ, ट्रेन का ऑफ कोर्स ज्यादा मास होगा, लेकिन कई बार हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, यहाँ भी पढ़ लिया, वहां भी पढ़ लिया, वहां भी पढ़ लिया, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, फिर हमारा दिमाग वैकल्पिक हो जाता है। वैकल्पिक का मतलब होता है कि उसकी थिंकिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि फिर वो वैकल्पिक सोचता है, इमेजिनेशन ज्यादा भावी हो जाती है। इमेजिनेशन बहुत ज्यादा भावी हो जाएंगी तो आप कहोगे हो सकता है कि रबर बॉल का मास ज्यादा हो, स्टोन का मास कम हो, यहाँ लिखा तो है नहीं। और बच्चे इसी हो सकता में फिर गलत भी कर देते हैं। ठीक है। तो ऐसा हमें हाँ कॉमन थिंग पे सोचना है, और हमें प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। जितना ज्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा हमारी इमेजिनेशन भी प्रैक्टिस के हिसाब से स्ट्रांग होगी। हम
कुछ और नहीं सोचेंगे, लॉजिक के साथ सोचेंगे फिर। सेकंड है अ बाईसाइकिल एंड अ ट्रेन। बाईसाइकिल और ट्रेन में क्या है, बाईसाइकिल और ट्रेन में, और ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा होगा क्योंकि मास ज्यादा होता है उसका, है ना। वहां लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, देन यू हैव टू जस्ट से कि किसका इनर्शिया ज्यादा है। यहाँ ये भी नहीं पूछा कि रीजन बताओ, तो वो तो मैं आपको रीजन बता रहा हूं, आपको लिख, हाँ हाँ देखो सात्विक ऐसे लिखोगे आप, अ ट्रेन हैज मच मोर इनर्शिया देन अ बाईसाइकिल। इफ दे आस्क रीजन देन आप कहोगे अ ट्रेन हैज मच मोर इनर्शिया देन अ बाईसाइकिल बिकॉज इनर्शिया is directly proportional to mass of an object and mass of train is more than the bicycle। या आप उसको किसी भी तरीके से लिख लो, लेकिन आपको मास का वहां पे लिखना पड़ेगा कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मास ट्रेन का ज्यादा है, इसलिए ट्रेन का ज्यादा इनर्शिया है। नहीं, इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट कब लिखोगे आप। मान लीजिए इनर्शिया या मोशन या फिर रेस्ट का कब बात करोगे आप। यहाँ पे तो कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे बात तब करोगे जैसे ये एक फुट मैट है, इसको मैंने हिट किया तो डस्ट पार्टिकल रेस्ट पे थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और फुट मैट भी रेस्ट पे था। जब मैंने इसको हिट किया, मान लीजिए मैंने इसको हिट किया, तो हिट करने से क्या होगा, हिट करने से क्या होगा, हिट करने से क्या होगा, ऐसे ही हिट किया तो ये डस्ट पार्टिकल कुछ यहां भी थे और कुछ यहां भी थे। ये डस्ट पार्टिकल इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण इस फुट मैट से बाहर हो जाएंगे। तो यहां पे आपको यूज करना है इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाली लाइन, क्योंकि दोनों पहले रेस्ट पे थे, लेकिन जब आपने हिट किया तो वो जो फुट मैट था वो आगे मूव कर गया, वो मोशन में आ गया, उसको हमने उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो डिस्टर्ब करके इनर्शिया ऑफ मोशन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन वो जो डस्ट पार्टिकल है वो पहले भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था और टेंस टू बी इन रेस्ट, इसलिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसने मेंटेन रखा तो वो बाहर आ गया। हाँ पानी में भी करेंगे, हर जगह करेगा। हाँ देखो ये, हाँ ठीक है, ये एक वेव चल रही है, ठीक है। इस वेव ने फिर इसको हिट किया, इसको हिट किया का मतलब ये रेस्ट पे था, पहले रेस्ट पे था, जब इसको हिट किया यानी एक्सटर्नल फोर्स लगी ना इसके ऊपर, फिर ये मोशन में आया। और मोशन में कौन सा हिस्सा आएगा, मान लो इसकी जो वेलोसिटी थी या मोमेंटम था, वो मोमेंटम इसमें तो थोड़ा कम ही होगा, इन केस और भी ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लग रही तो फिर अगले वाले में और भी कम होगा, और लास्ट में जाके और छोटी सी वेव बनेगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी यहां तक। सर्कुलेट कर रही है ना एनर्जी, उसको आगे मूव कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है उसको, एनर्जी को, तभी हो रहा है ऐसा। लॉ तो हर जगह चल रहा है, लॉ तो हर जगह है, यहां पे एक्सटर्नल फोर्स आ गया इसलिए वो लॉ सटीक नहीं बैठ रहा, और उसमें लिखा है कि एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो फिर ये लॉ नहीं है, लॉ ऑफ इनर्शिया डिस्टर्ब हो गया ना फिर, ठीक है। हाँ वो तो वहां लिखी है ना, कंडीशन ऑलरेडी लिखी हुई है कि एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो फिर वो कंडीशन नहीं मैच करेगी। एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो फिर लॉ कंडीशन मैच नहीं करेगी, ठीक है। अगला अगला है इसमें अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन। अब 5 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन में आपको बताना है कि किसका इनर्शिया ज़्यादा है और क्यों, तो पूछा ही नहीं है ये क्वेश्चन जो, हाँ
₹5 कॉइन और ₹1 कॉइन में ₹5 कॉइन का इनर्शिया ज़्यादा है। अगर मैं पूछूं क्यों, तो क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई 2011, 2014, 2015 में। सीबीएसई 2011, 2014, 2015 तीनों में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और ₹5 कॉइन वाला। और वन मार्क्स से कम का तो क्वेश्चन होता ही नहीं है। हाँ, रीजन पूछ लिया तो 1 मार्क हो गया। वैसे हाफ मार्क का होता है, बट हाफ मार्क का क्वेश्चन अलग से आएगा नहीं ना, सेपरेट। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल जस्टिफाइड हो जाएगा ना वो। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग पहले पढ़िए इसको, फिर मुझे आंसर करके बताइएगा। In the following example, try to identify the number of times the velocity of ball changes. A football player kicks a football to another player of his team, who kicks the football towards the goal. The goalkeeper of the opposite team collects the football and kick it forward या towards to the player of his own team. Also identify the agent supplying the force in this case. कौन एजेंट कौन है और किसने उसकी वेलोसिटी को चेंज किया। चेंज इन वेलोसिटी बतानी है ना इसमें। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म 5 टाइम हो गया सबसे पहले। ओके, बताएं। इन द गिवन एग्जांपल द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस हाउ मेनी टाइम्स। 5 होना चाहिए। देखो पहले क्या हुआ, फुटबॉल प्लेयर किक्स द फुटबॉल। देखो पहले पहली कंडीशन में क्या हुआ, फुटबॉल प्लेयर 1 ने किक किया, ठीक है। किसको किया, अपने ही टीम के सेकंड को किया। तो इसने कुछ वेलोसिटी लगाई होगी, फिर इसने कुछ वेलोसिटी लगाई, ठीक है। थर्ड थिंग, गोलकीपर जो सेकंड वाले ने हिट किया है वो किसको किया है, गोलकीपर को हिट किया है, गोल की तरफ हिट किया है ना। तो गोलकीपर को जब हिट किया तो गोलकीपर उसको कलेक्ट किया मतलब इसकी वेलोसिटी पहले कुछ थी, उसको स्टॉप कर दिया ना उसने। हाँ, ये तीसरी बार हो गई। गोलकीपर ने कलेक्ट किया तो तीसरी बार हो गई। फिर चौथे टाइम में गोलकीपर ने हिट किया, गोलकीपर हिट किया और अपने टीममेट की तरफ हिट किया, टीम प्लेयर जो मेन प्लेयर होगा जिसको वो हिट कर रहा है। तो ये 4 टाइम हो गया। हाँ बताओ। हाँ देखो यहां लिखा है कि हाँ, a football player kicks a football to another player of his team who kicks the football towards the goal। अब यहाँ पे लिखा नहीं कि उसने रोकी है, हो सकता है उसने सिर्फ किक करके डायरेक्शन दी हो। हाँ, अगर उसने रोका होता तो गोलकीपर का लिखा होता ना कि उसने पकड़ा और अपनी टीम को दिया। पकड़ने का मतलब ये है कि रुक गया, है ना। तो अलग अलग हम सोच सकते हैं, अलग अलग सोच सकते हैं, बिल्कुल सही। ऐसा बच्चे सोचते हैं और लिखते भी हैं, करते भी हैं। बट एग्जैक्टली इसका है 4। 2 बार गोलकीपर रोक रहा है और फिर उसको अपनी टीम की तरफ फेंक रहा है। अधिकतर बच्चे मोर देन जो फर्स्ट टाइम रीड किया होगा या जैसे करेगा, वो फर्स्ट टाइम वो पहले वो तुरंत ही कहेगा कि सर 3 बार हो रहा है, क्योंकि वो किसको गिन रहा है, वो 3 बार किसको गिन रहा है बताओ।
नहीं नहीं, वो 3 बार बेटा, 3 बार किसको गिन रहा है? वो प्लेयर को गिन रहा है, पहला प्लेयर, दूसरा प्लेयर, तीसरा प्लेयर, बस खत्म। वेलोसिटी को नहीं गिन रहा। नहीं समझे आप मैं क्या कह रहा हूँ? वो वेलोसिटी, हाँ, तो पहले विद्यार्थी जो भी होगा, कोई भी होगा, वो पहले यही कहेगा 3, क्योंकि वो कहा गया है वेलोसिटी को काउंट करने को, लेकिन वो पहले प्लेयर को काउंट करेगा, क्योंकि वो उसे लग रहा है कि प्लेयर से ही तो चेंज हो रहा है वेलोसिटी ना। यही यही लॉजिक है इन बैक ऑफ माइंड हमारे, है ना? यही लॉजिक है। तो